एंड वेलकम एवरीवन टू खेल नाउ टीवी। आज से हम एक स्पेशल सेगमेंट की स्टार्ट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, जिसका नाम है इंडियन ओलंपिक ड्रीम। जो ये वीडियो सीरीज़ है, इसमें हम जो इंडिया के ओलंपिक स्टार्स रह चुके हैं या बनने वाले हैं उन लोगों को लेके आएंगे। उनके एक ओलंपिक सपने के, जो ओलंपिक का मेडल का सपना उनका है, और जो हमारे भारतवासी हैं या जो इंडियंस हैं उनका सपना जो ओलंपिक का है, उसके बारे में बात करेंगे। कैसे एक एथलीट प्रिपेयर करता है वो 4 साल में एक मेगा इवेंट के लिए, उसके अलावा वो जो बाकी इवेंट्स होते हैं, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, उनमें कैसे प्रिपरेशन करता है, और वो जर्नी कैसी होती है कि एथलीट की, जब वो स्टार्ट करता है फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे टू बी दी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना या मेडल जीतना। आज हमारे साथ उसी शो में पहली गेस्ट हैं हरमिलन बेन्स। वो अभी करेंटली 1500 मीटर की नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं, जो उन्होंने लास्ट ईयर ही वो नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा नेशनल चैंपियनशिप में, जो पिछले 9 साल से 19 ईयर से किसी ने तोड़ा नहीं था। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि जर्नी के बारे में, कैसे इनका करियर स्टार्ट हुआ, आगे इनके क्या प्लान है। इस साल 2022 में एशियन गेम्स भी है, कॉमनवेल्थ गेम्स भी है, एंड ऑफ कोर्स फिर 2024 पेरिस ओलंपिक्स की भी तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं। हरमिलन, आपका स्वागत है हमारे साथ। थैंक यू। तो इनके जो पेरेंट्स रहे हैं वो भी स्पोर्टिंग बैकग्राउंड के साथ रह चुके हैं। तो सीधे बात करते हैं कैसे आपने, मतलब एथलीट्स जो रनिंग आपने जो चुनाव, भी आपसे बात भी कर रहा था, आपकी जो मदर है वो 800 मीटर में मेडलिस्ट रह चुकी है, फादर 1500 मीटर है, आप दोनों इवेंट अभी मतलब पार्टिसिपेट करती है। तो कैसे आपने स्टार्ट किया, मतलब स्पोर्ट्स में आना स्पेशली, एंड देन एक रनिंग इवेंट में आना? स्टार्टिंग से मेरा कोई नहीं था कि मुझे एथलेटिक्स करनी नहीं थी। मेरा ड्रीम था कि जहाँ तो मुझे बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ जीनी है, जहाँ फिर बहुत सुपरस्टार वाली लाइफ जीनी है। और माई पेरेंट्स पुश मी कि आपको एथलेटिक्स करनी है, बिकॉज मेरी मम्मा का ओलंपिक्स क्वालिफाई करने का सपना रह गया था, और मेरे डैड वाज नॉट दैट मच ग्रेट इन स्पोर्ट्स। तो पापा के पुश करने पर मैंने एथलेटिक्स स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में मुझे इंटरेस्ट था लॉन टेनिस में, लेकिन पेरेंट्स बोलते थे कि हम जो फील्ड नहीं की है हमने, वो उसमें आपको भी नहीं करवा सकते हैं, तो गो विद एथलेटिक्स। तो इसी के साथ फ्यूचर बनता गया, इंटरेस्ट आता रहा, और नाउ आई एम वन ऑफ द टॉप इन इंडियन एथलेटिक्स। जिनको पता नहीं है उनको बता देता हूँ कि हरमिलन की जो मम्मी थी, जो मदर है माधुरी सिंह, उन्होंने एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। तो क्या उनका ज़्यादा रोल था कि, क्योंकि वो खुद से एक, मतलब उनकी एक हेरिटेज, एक लेगेसी चली आ रही है, तो उसका भी बर्डन आपके ऊपर होता है। तो मदर का ज़्यादा रोल था कि आप मतलब एथलेटिक्स में आए, बिकॉज स्पोर्ट्स में भी कोई स्पेसिफिक, मैंने देखा है कि काफ़ी सारे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनके जो बच्चे आते हैं वो डिफरेंट स्पोर्ट्स में भी जाते हैं, जरूरी नहीं सेम इवेंट में जाएं। तो मदर ने कितना बड़ा रोल प्ले किया कि आप 800 मीटर और 1500 मीटर आपने जो मिडल रनिंग जो इवेंट्स हैं वो चूज़ किए हैं? एट स्टार्ट जब मॉम का एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल था, तो जो फर्स्ट थी मैम बीना मूल जी, उनका इवेंट था 800 एंड 400। तो वो मम को बीट करके गई, क्योंकि उनके पास स्पीड अच्छी थी, लास्ट में फिनिशिंग उनकी अच्छी रही। दैट्स वाई माई पेरेंट्स सेड कि हम 800 के साथ 400 करेंगे, ताकि आप इस चीज़ में मत फंसो। लेकिन मेरी बॉडी में इतनी स्पीड नहीं थी। मेरे कोच ने ये बोला था, मिस्टर JS भाटिया ने, कि आपकी बॉडी में इतनी स्पीड नहीं है, तो यू गो विद 800 एंड 1500 मीटर्स। बट टाइम के साथ साथ जो मेरे पहले ओपन नेशनल से पहले कोच थे, मिस्टर सुरेश सैनी, उन्होंने बोला कि नहीं, हम स्पीड के ऊपर भी काम कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ही बेसिक्स है स्पीड का, तो हम स्ट्रेंथ इम्प्रूव करेंगे। और उसके साथ मैंने अपना 400 भी इम्प्रूव किया 54 सेकेंड्स का, कि अगर मैं नेशनल में रन करूँ तो डेफिनेटली थर्ड 400 में भी आ जाऊँगी। और 800 में भी 400 की टाइमिंग के साथ मैंने इम्प्रूव किया, नेशनल चैम्पियन रह चुकी हूँ, अनबीटेबल फ्रॉम द लास्ट 2 ईयर्स। एंड 1500 में तो डेफिनेटली अनबीटेबल एंड नेशनल रिकॉर्ड होल्डर। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि दोनों ही मतलब पेरेंट्स मतलब एथलीट्स हैं, तो इसका एक एडवांटेज भी होता है और एक डिसएडवांटेज भी होता है। मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, आपने पहले बताया भी है कि एक पेरेंट प्रेशर भी बन जाता है एथलीट के ऊपर, उसको मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। तो कैसे ये सबसे आप बाहर आया कि रिकॉर्ड तो आपने बनाया, बट वो जर्नी उस रिकॉर्ड तक की कैसी थी? पेरेंट्स का प्रेशर भी था, सपोर्ट भी होगा, बिकॉज वो समझते हैं एथलीट मतलब जो रनिंग डिस्टेंस है कैसे करना है, आपकी डाइट वगैरह सब कुछ वो हेल्प करते होंगे। तो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है जब आपके पेरेंट्स उसी इवेंट से होते हैं जो इवेंट में आप एक्चुअली अभी खेल रहे हो? एक्चुअली जब मेरे पेरेंट्स स्पोर्ट्स करते थे तब सब कुछ बहुत डिफरेंट था। उनका डाइट डिफरेंट था, वो घी मक्खन पर बिलीव करते थे,
और हमारा टाइम ऐसा था, हम स्टडी करते थे कि ठीक है ऑनलाइन देख लिया कि क्या एथलीट्स ले रहे हैं, फैट फ्री ले रहे हैं लेकिन प्रोटीन ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में मेरी पेरेंट्स के साथ इस चीज़ को लेके बहुत फाइट रहती थी कि मुझे रोटी नहीं खानी है, लेकिन उनका रहता था खानी है। तो जो व्हीट में एक ग्लूटेन होता है दैट्स नॉट गुड फॉर एथलीट्स नी, तो उनको ये समझाने में मुझे बहुत टाइम लग गया। फिर ऊपर से मुझे मीठा नहीं खाना है ये समझाने में उन्हें बहुत टाइम लग गया। फिर कि मुझे ये ट्रेनिंग थोड़ा हाइट पे जाके करनी है, जहाँ जैसे मुझे अपना साई हॉस्टल छोड़ना था क्योंकि मैं एक लेवल तक की वहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर चुकी थी। उसके लिए अब आगे फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए मुझे अपना साई हॉस्टल छोड़ने के लिए अपने पापा से बहुत फाइट करनी पड़ी थी। मैंने बोल दिया था कि आपको आना है मुझे लेने आ जाओ, ना बैग उठा के जा रही हूँ। तो बोले कहाँ जाएगी, मैं पटियाला में अपना घर था तब भी पापा ने ऐसा बोल दिया कि फिर कहाँ जाएगी। मैं बोला ओके मैं पटियाला आने के लिए बात कर रही हूँ, फिर भी घर होने के बावजूद आप ऐसा बोल रहे हो, मैं हॉस्टल चली जाऊँगी। तो वहाँ हॉस्टल में आके जब मैंने 208 रन किया, अपना 804 सेकेंड से इम्प्रूव किया, फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को कि ठीक है ओके आप घर पे रह के भी कर लो गेम, हॉस्टल को छोड़ दो। फिर उसके बाद मैंने 414 रन किया। फिर धीरे धीरे पेरेंट्स का प्रेशर ऐसे कम होता गया, लेकिन जो पापा का अभी भी होता है ना कि क्यों कैसा, तो ये चीज़ थोड़ा एक्सप्लेन करना अभी भी टफ लगता है क्योंकि वो उनके जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं हाँ, या जो उनकी प्रिपरेशन वो बहुत अभी पुराने, क्योंकि उस टाइम पे स्पोर्ट्स साइंस नहीं था, आपके स्पोर्ट्स साइंस आ चुके हैं, एनालिसिस आ चुकी है, कैसे आपको कौन से एथलीट किस तरह अपनी सेल्फ स्टार्ट लेते हैं या फिनिश कैसे करते हैं बॉडी, तो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी अब स्पोर्ट्स में आ चुकी है जो ऑफकोर्स पेरेंट्स को अभी, क्योंकि वो भी अब हैबिचुअल हो रहे हैं, अब सारे पेरेंट्स व्हाट्सएप वगैरह चलाने लग गए हैं, तो इतना भी नहीं, आई थिंक धीरे धीरे वो भी समझेंगे कैसा। अब आपको रिजल्ट अगर अच्छे आएंगे तो आई थिंक वो कोई इशू नहीं होगा उससे। डेफिनेटली अब जो रिजल्ट है, अब 405 के बाद मैं पेरेंट्स से अब हम नहीं करवा सकते, अब तू कर ले। लेकिन फिर भी रहता है कभी कभी कि पापा बोलते हैं कि ठीक है अब एशियन गेम्स के बाद कुछ शादी वादी का हर लड़की के साथ होता है, नॉट देयर फॉल्ट कि शादी के बाद भी कंटिन्यू कर लेना। तो ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं बेसिक्स जो हमारे इंडिया में प्रॉब्लम लाती हैं। तो अभी मैं इस बारे में पढ़ भी रहा था, एक्चुअली अभी क्रिकेट का वुमेंस वर्ल्ड कप चल रहा है और मैं एक कोई आर्टिकल था कि जो इंडियन क्रिकेट टीम वुमेंस क्रिकेट टीम है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर है बीसीसीआई के साथ, उसमें सारी की सारी अनमैरिड हैं लड़कियां, और मेजॉरिटी लड़कियों के साथ क्या होता है कि जब वो उनकी शादी वगैरह होती है तो उसके बाद वो इतना एक्टिवली स्पोर्ट्स नहीं खेल पाती बिकॉज प्रेशर। तो इसके बारे में आपकी क्या थिंकिंग है? क्या पेरेंट्स जो आपको लगता है कि एज अ कंट्री हमारी सोसाइटी की थिंकिंग बदलनी चाहिए? अगर एक जो आदमी है अगर वो शादी के बाद स्पोर्ट्स खेल सकता है तो एक लड़की क्यों नहीं, और ज़रूरी क्यों है शादी करना? ऐसा आपको आप सोचते हो इस बारे में? या डेफिनेटली, एक्चुअली डिपेंड्स। मेरे पापा को लगता है कि अगर मम्मी एशियन गेम्स में मेरे बर्थ के बाद मेडल ला सकती हैं, तो मेरा 98 में बर्थ हुआ था, 2002 एशियन गेम्स मॉम ने सिल्वर मेडल एशियन गेम में विन किया। और मेरे डैड को ये लगता है कि शायद हर बंदा ऐसे सपोर्ट कर देगा, तो ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे एथलीट्स ख़त्म होते भी देखे हैं शादी के बाद, तो एक फ्री नहीं रहता है बंदा कि मैं ये चाहती हूँ कि एथलेटिक्स के बाद मैं अपना कम से कम 4 साल अपनी लाइफ को दूँ और उसके बाद एक अनदर फैमिली को लाइफ दूँ, कि मैं अपने आप को भी कुछ टाइम देना चाहती हूँ। सो दैट पार्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और शादी के बाद स्पोर्ट्स करना और ये करना दैट्स डिफरेंट थिंग, लेकिन जो बीच वाला पार्ट है ना उसे हमेशा रखना चाहिए अपने लिए। ठीक है, अब ये तो आई थिंक थोड़ा क्रिटिकल टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ गए, आपने बोला तो मैंने टच भी कर दिया। तो थोड़ा सा ना एक टेक्निकल बात करते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आता है कि जो रनिंग भी होती है वो 3 डिफरेंट जॉनरा या 3 कैटेगरी में होती है। एक आपकी शॉर्ट डिस्टेंस आती है जो 100-200 मीटर, फिर एक आती है उसमें 400 मीटर भी आप शॉर्ट डिस्टेंस में कह लो। हुसैन बोल्ट का एग्जांपल हमारे पास है, वो 100-200-400 मीटर में ओलंपिक्स में दौड़ते थे। फिर एक मिडल डिस्टेंस रनिंग आती है जो 800-1500 मीटर आती है। उसके बाद फिर एक जो लॉन्ग डिस्टेंस या मैराथन जिसे आप कहते हैं। तो टेक्निकली क्या डिफरेंस होता है और क्यों हुसैन बोल्ट मैराथन नहीं लड़ते हैं? तो ये आप थोड़ा सा बताएंगे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको। एक्चुअली कुछ लोग नेचुरली जो स्पीड होता है वो 5% एक ह्यूमन बॉडी में नेचुरली होता है, तो एक कोच है जो उसे पहचान सकता है। और स्प्रिंट इज स्ट्रेंथ बेस और मिडल इज स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस एंड स्पीड बेस, और ऑफ कोर्स लॉन्ग डिस्टेंस इज एंडोरेंस बेस्ड रनिंग। तो इसमें टेक्निक्स क्या है कि हम जो शॉर्ट डिस्टेंस वाले हैं वो मोर जिम, मोर स्ट्रेंथ वर्कआउट और शॉर्ट स्प्रिंटिंग वर्कआउट, ये इनका ज़्यादा रहता है। और हमारा मिडल में एंडोरेंस एंड स्पीड एंड स्ट्रेंथ तीनों रहता है। एंड जो कि हमारे इंडिया में इस चीज़ के ऊपर वर्क नहीं होता। इंडिया में मिडल डिस्टेंस इज लाइक एंडोरेंस वर्कआउट,
तो जिस कोच के पास मैं सबसे पहले थी वो उनका फंडा ही एक लॉन्ग रनिंग को लेके या इंडोरेंस के ऊपर रेस भगवाना था। और उसके बाद मैं सुरेश सैनी सर के पास आई तो उन कोच का फंडा था कि हम स्पीड के स्ट्रेंथ के ऊपर वर्कआउट करते हैं। तो दैट चीज़ जो मिली है वो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ऐसा, और मैंने पहली बार किसी कोच को करवाते हुए देखा था और इट इम्प्रूव्ड अ लॉट। और उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस का तो डेफिनेटली उसमें बहुत लाइट स्ट्रेंथ रहता है। तो इनकी डाइट वगैरह भी और ट्रेनिंग रिजीम भी अलग होता है, जैसे हमने बोला कि जब आप मिडिल डिस्टेंस में तो जिम की भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, यू नो, बिकॉज को इंडोरेंस भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए। तो क्या सबसे डिफिकल्ट मेरे हिसाब से मिडल वाली कैटेगरी है, बिकॉज आपको उसमें सब कुछ चाहिए एक टाइम पे, राइट? अगर आप 1500 मीटर भी करें, स्टेमिना भी जरूरी है उसमें, आप कैसे अपने इंडोरेंस को आप मेंटेन करेंगे जब स्टार्ट कर रहे हो फिनिश कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है मिडिल डिस्टेंस रनिंग कंपेयर टू आप शॉर्ट डिस्टेंस या जो आपकी मैराथन है, बिकॉज वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर स्किल्स चाहिए। तो शॉर्ट डिस्टेंस में आपको स्पीड चाहिए, एजिलिटी चाहिए, और लॉन्ग डिस्टेंस में आपको इंडोरेंस चाहिए, यू नो, एंड थोड़ा आपके अपनी जो प्लानिंग है वो भी होनी चाहिए, किस तरह आपको अपनी लॉन्ग रेस प्लान करनी है। तो आपको भी फील होता है कि जो मिडिल कैटेगरी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग करनी है। जैसा आप बता रहे हैं, आपको स्पीड पे भी ध्यान देना है, उतना ही ध्यान आपको इंडोरेंस पे भी देना है और एजिलिटी पे भी देना है। तो ये आपको लगता है इस तरह का? या डेफिनेटली, वैसे सारे इवेंट्स बहुत टफ रहते हैं, बिकॉज मैं 400 ट्राई कर चुकी हूँ, इट्स वेरी हार्ड। बट जो हमारा 800 का रहता है वो रेस बहुत डिफरेंट रहती है। लाइक हमारा ग्रुप साथ में चलता है एंड लास्ट 120 मीटर डिसाइड्स। तो हमें अपनी अपनी लाइन में नहीं भागना होता है, हमें अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। और अभी तो 1500 का स्टैंडर्ड भी इतना अप हो गया कि पूरी रेस ग्रुप में जाती है। 5000 में लास्ट 3 लैप्स में भी डिसाइड हो जाता है, चलो इनमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा। लेकिन इन 1500 एंड 800 हमें लास्ट मोमेंट तक डिसाइड नहीं होता है कि हु इज़ फर्स्ट सेकंड थर्ड, और हमें अपनी जगह भी बनानी पड़ती है। और कभी कभी हमें किसी और की रेस लगानी पड़ती है। लाइक इन स्प्रिंट्स हम अपनी अपनी लेन में रन करते हैं तो हम अपनी रेस लगा देते हैं। इन 800 मिडल डिस्टेंस जो लीड कर रहा है, अगर कोई स्पीडी रनर लीड कर रहा है तो वो रेस को स्लो कर देते हैं और लास्ट 120 दे टेक। एंड इन लॉन्ग डिस्टेंस जिसके पास इंडोरेंस है ऑफ कोर्स वो लीड करेगा और रेस को उठा के लेके जाएगा। आपने एक बात बोली, बचपन में मैं भी छोटा था, ओलंपिक्स देखता था। मैंने स्पोर्ट्स 99 से देखना चालू किया था, मतलब 6 या 7 साल के। फैमिली में नेचुरल आता मेरे स्पोर्ट्स, तो मैं भी सोचता था सब एक लाइन में क्यों भाग रहे हैं, क्यों नहीं ओवरटेक करके आगे निकल जाओ, यू नो, और फिर लीड बना लो। बट ऐसा आई थिंक कभी मैं 2-3 रेसेस में देखा हुआ है कि कई बार जो एथलीट होते हैं वो इनिशियल लीड ले लेते हैं बाद में, बट वो फिर बाकी जो प्रोफेशनल आप कह लो या जो कह लो जो विनर्स होते हैं वो इवेंचुअली बाद में आके ओवरटेक करके आसानी से रेस कर लेते हैं। मैं बच्चों में सोचता था यार ये इतना स्लो क्यों जा रहे हैं, जल्दी से ओवरटेक कर लो, साइड से पूरा तो ट्रैक खाली पड़ा है। बट जैसा आपने बोला वो टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज़ पढ़ रहा था अनिल आपके बारे में कि जब आपका स्टार्टिंग में जब आपने स्टार्ट किया अपने घर पे, मतलब होम टाउन में कोई रेस थी जिसमें आप सेकंड आए थे, और फिर आपने मतलब बोला कि मैं तो छोड़ रही हूँ, मैं मतलब हारने के बाद इंसान मायूस हो जाता है, पर आपकी मदर ने आपको कन्विंस किया थोड़ा ट्रेन करने के लिए, और आपने उस जिनसे हार के आप सेकंड आए थे उनको फिर आपने दोबारा हराया। इस स्टोरी के बारे में कुछ बताएंगे आप, कैसे हुआ था सब कुछ ये? दैट वाज वेरी बिगिनिंग ऑफ माय दिस लाइफ। उस टाइम पे मैं क्लास में ऑफ कोर्स फर्स्ट सेकंड थर्ड में थी, तो फर्स्ट सेकंड ही आती थी और सबके लिए स्टडी एक जैसी होती है उस टाइम पर, तो फर्स्ट ही आती थी मेनली क्लास में। तो आई लव टू बी फर्स्ट। और स्पोर्ट्स में पापा ने बोला कि चलो एक रेस भागनी है, तो दैट टाइम आई केम सेकंड। और आई गिव अप कि यहाँ तो मैं सेकंड आ रही हूँ, क्लास में फर्स्ट आ रही हूँ, तो क्यों छोड़ दूँ। और बोले ठीक है एक काम करते हैं कि मॉम बोले कि आप एथलेटिक्स नेक्स्ट साल हम बस 5 दिन प्रैक्टिस करेंगे और हम इसे बीट कर देंगे, उसके बाद छोड़ देना। और अनफॉर्चुनेटली मैं क्लास में सेकंड हो गई और उस रेस में फर्स्ट हो गई। तो ये तो फॉर्चुनेटली है कि इंडिया के लिए एक मतलब एक इस कैटेगरी में जो एथलीट मिलते नहीं है, रनर मिलते हैं, हमें मिल गए। तो मैं आप जैसे कह रहे थे कि कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन से मैं मिलता हूँ तो वो बोलते हैं कि फैमिली वाले बोलते हैं पढ़ाई करो। आपके केस में थोड़ा उल्टा है, मैं पढ़ाई नहीं, आप क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स करो। या ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स बोलते हैं हम पढ़ा नहीं सकते हैं भैया, हमारे तो कहाँ तुम्हें ट्यूशन छोड़ने जाएंगे और आके तुमसे पूछ लेंगे कुछ कि ये क्या है, तो हमें समझ तो नहीं आएगा, बिकॉज उन्होंने खुद नहीं किया है। तो मैं जैसे पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, इस सेगमेंट को हम रैप अप करते हैं। यहाँ पे एक मेरा सवाल ये था कि जैसे आपके 2 पेरेंट्स दोनों कोच हैं, आपके कोच ही हो गए वो, उस प्रेशर के साथ मैं और एथलीट से भी बात करता था। एग्जाम्पल और है, आप आई थिंक मन्नू भाकर जो इंडियन शूटर है, उनकी भी फैमिली में जो उनके फादर या मदर वो भी मतलब शूटिंग के कोच की तरह ही है, तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम हुई बैलेंस आउट करना जब उनको बाहर से कोचिंग मिलनी चालू हुई, घर से भी कोचिंग मिल रही है, उसके बीच में उनकी परफॉर्मेंस अप एंड डाउन हुई।
मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा आपके बारे में, आपके साथ भी बीच में एक इशू था कि फैमिली में भी मदर फादर दोनों कोच हैं और फिर परफॉर्मेंस अप एंड डाउन की, कोच कुछ और सिखा रहा है, फैमिली में कुछ और सिखा रहा है, तो कैसे आपने उससे बाहर निकले? मैं पढ़ रहा था कि पहले कोच थे सुरेश सैनी उनका नाम है, उन्होंने मतलब एक स्टेटमेंट दी थी कि आई वांटेड हरमिलन टू बी फ्री ऑफ हर माइंड, मतलब दिमाग में कुछ टेंशन नहीं होनी चाहिए, प्रेशर नहीं होनी चाहिए। तो वो कितना डिफिकल्ट था कि वो एक ट्रांजिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू बी अ कोच, देन गोइंग फॉर अ कोच जो प्रोफेशनल है, जो आउटसाइड है, एंड देन अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना, आपने बताया इस बारे में कि कैसे कन्विंस किया, बट ये ट्रांजिशन कितना मुश्किल होता है ऐसे आप जैसे एथलीट के लिए? एक्चुअली स्टार्टिंग में जब मेरे एशियन गेम्स था 2018 में, तो मेरे पापा की था कि आप रेस्ट करो, अभी बहुत प्रैक्टिस हो गई है, अपनी बॉडी को रिलैक्स करो। बट मेरी मॉम इधर से आके मेरे से बोलती थी कि नहीं, तुझे कुछ वर्कआउट करना चाहिए था। तो जैसे ही मैं बैग उठा के चलती हूँ ग्राउंड से, वैसे ही मम्मी ने आके बोल दिया कि तुझे वर्कआउट करना चाहिए था। मैं मामा पहले बोलते, मैं कर लेती, बोले तेरे पापा गुस्सा करेंगे। नेक्स्ट डे फिर ऐसे हुआ और ये कंटिन्यू 10 डेज हुआ और आई रेन द वर्स्ट रेस एवर। मतलब इतनी गंदी रेस भागी हूँ मैं उस टाइम पर। अगर मैं अपने रेपिटेशंस के टाइम देखूं तो उस टाइम पे मैं 4:12 भाग जाती 2018 में और एशियन गेम्स क्वालिफाई करती। लेकिन उस टाइम मैं 4:21 भागी हूँ अपनी रेस, अपनी उससे भी बेकार भागी हूँ। फिर मेरे पेरेंट्स मेरे से पूछने कि क्या हुआ, तो अगर मैं उन्हें ब्लेम करती हूँ तो बोलते नहीं नहीं बात कुछ और है, मे बी तू फ़ोन यूज़ करती होगी ज़्यादा या कुछ और है। तो फ़ोन तो अब भी है, अब भी हम कई बार लेट हो जाते हैं जब बहुत टायर्ड होते हैं, लेकिन नाउ आई एम इम्प्रूविंग क्योंकि अब मैं बहुत फ्री हूँ। और जो कोच अगर अपने पेरेंट्स को आपके पेरेंट्स को ये चीज़ की तसल्ली दे दे कि नहीं उसे फ्री छोड़ो, अगर परफॉर्मेंस नहीं आएगी फिर देख लेंगे, सो एक चांस तो देखना चाहिए। हरमिलन ने एशियन गेम्स जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2016 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि 1500 मीटर में उन्होंने जो नेशनल रिकॉर्ड था, जो 19 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड था, वो उन्होंने ब्रेक किया। मैं उसकी आपको टाइमिंग बता देता हूँ। उन्होंने जब ये केरला में इवेंट हो रहा था, इनकी जो टाइमिंग थी वो 4 मिनट्स 5 सेकेंड्स 39 माइक्रो सेकेंड की टाइमिंग थी। तेलंगाना में ये इवेंट था। एंड तो आप अब तक आपके करियर का आपका फेवरेट मोमेंट क्या ये है, या जो आपने एशियन जूनियर चैंपियनशिप में जो एथलेटिक में मेडल जीता वो है? एक्चुअली दिस इज क्योंकि जब मुझे मेरे डैड वाज देयर, तो पापा ने मुझे 500 पे शाउट किया कि इन पंजाबी से कि मिलन आगे निकल, तू थर्ड भी नहीं आएंगी अगर तू हुन्ना रेस चक्की, बिकॉज यू आर एंडोरेंस बेस्ड रनर। कि मतलब उनका कहना था कि तू आगे निकल, लीड ले, लास्ट 500 लेफ्ट, कि नहीं तो तू थर्ड भी नहीं आएगी। तो दैट वाज माई बिग मिस्टेक। मैंने उनको सुना और मैंने उधर से रेस अपनी उठा ली। अगर मैं वही रेस 300 से जाती तो डेफिनेटली सेकंड और फर्स्ट के लिए फाइट करती। और इस वारंगल में पापा मेरे से चिल्ला रहे थे कि स्लो कर दे, चौकी गैप है बहुत, 800 भी है कल, और आई डिडंट लिसन देम। मैं अपनी चलती गई और रिकॉर्ड हो गया। तो अब ऐसा आ गया है कि अब वो नहीं बोलते हो जब आपकी रेस देखते हैं कि अभी भी वो शाउट करते रहते हैं बाहर से? अभी मैंने उनको बोला है कि इट्स ओके पापा, शाउट करो, वर्कअप करो, बट डोंट गाइड मी, क्योंकि रेस के अंदर एक एथलीट ही जानता है जो खेल रहा है कि उसकी बॉडी टायर्ड फील कर रही है, टाइट फील कर रही है, फ्री फील कर रही है। क्या पता प्रैक्टिस अच्छी ना हुई हो, बॉडी वॉज रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल या बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल, तो क्या पता हम क्या कर दें उस टाइम। हरमिलन ने सुनीता रानी का रिकॉर्ड तोड़ा जो 2002 एशियन गेम्स बुसान में बना था, 4 मिनट 6 सेकेंड और 0.3 माइक्रो सेकेंड्स, जो इनका नेशनल रिकॉर्ड जो उन्होंने बनाया था। अगर वो रिकॉर्ड अभी देखिए टेक्निकली रेस की कहाँ पे हो रही है उसके डिपेंड करती है, बट अगर यही टाइमिंग 2018 एशियन गेम्स में अगर हम रखते तो बाय फार हरमिलन का गोल्ड मेडल होता। वहाँ पे इंडियन का जो इंडियन एथलीट उनका एक ब्रॉन्ज मेडल था, उनका आई थिंक 4 मिनट 15 सेकेंड का उनका उस टाइमिंग थी। तो ऑफकोर्स मैं बात भी कर रहा था बाहर कुछ कोचेज है कि टेक्निकली डिफरेंट होता है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी भी मैटर करती है, बट ऑन पेपर जो उनकी नेशनल रिकॉर्ड की टाइमिंग है 1500 मीटर की, वो एशियन गेम्स में इनको बाय इजीली इनको एक गोल्ड मेडल दे देता। बट आई थिंक वही उम्मीद होगी 2022 एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2 बड़े इवेंट आ रहे हैं। अभी ये इंजरी से भी रिकवर कर रही हैं, तो होपफुली जो रिकवरी है, जो फेज होती है रिहैब का जो एक एथलीट का होता है, और मैंने इस चैनल पे कई सारे वीडियोस में बोला हर इंजरी का एक रिहैब अलग होता है। इतना इजी नहीं होता है एक एथलीट को फुली 100% वापस फिटनेस में आना, बिकॉज रिहैब के अलग अलग प्रोसेस भी होते हैं, एंड एथलीट को कॉन्फिडेंस भी आना कि अगर मेरी नी इंजरी है तो मैं इस नी को कितना पुश कर सकता हूँ। तो इंजरी के स्पेस के बारे में बताइए कि कितना डिफिकल्ट रहा है आपकी लवी, रिकवरी कहाँ चल रही है, क्या आपको हम क्वालिफिकेशन जो होंगे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स उसमें देख पाएंगे भागते हुए?
डेफिनेटली एशियन गेम्स तो डेफिनेटली बिकॉज आई एम रिकवरिंग नाउ और मुझे हुआ था फैट पैड इन पिगमेंटेशन एंड इट टुक 3 months टू गेट रिकवर और आई एम फीलिंग ओके नाउ और मैंने वर्कआउट भी स्टार्ट कर दिया है एंड 2 months रिहैब इसका ट्रीटमेंट ये सब कुछ करवाने के बाद अभी आई एम फाइन नाउ एंड डेफिनेटली एशियन गेम्स में पोडियम फिनिश देखोगे आप मेरा। और कॉमनवेल्थ की रही बात तो अगर फेडरेशन हमें इंटर स्टेट से क्वालिफाई देती है तो डेफिनेटली। तो वैसे और आपने बोला है कि आपका टारगेट है कि 3 minutes 55 seconds आपको ब्रेक करना है तो ये इसके लिए स्पीड आपको वर्क करनी पड़ेगी अपनी। तो क्या आप स्पीड पे आप ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं आपको इंडोरेंस आपके फादर कहता है आप इंडोरेंस बेस्ड हो ऑलरेडी तो क्या आप स्पीड पे that was not my father's statement, that was Mr. Bhatia's statement। अच्छा मिस्टर भाटिया स्टेटमेंट तो क्या आप अब स्पीड पे ज्यादा काम करेंगे अगर रिकवरी होती है बिकॉज आपको 10 सेकंड का कवर करना है जो काफी बड़ा टाइम 10 सेकंड लगता है छोटा है बट एक रनिंग इवेंट्स में काफी बड़ा टाइम हो जाता है 10 सेकंड। तो कैसे आप इस पे क्या कर रही होगी ताकि आप 10 सेकंड की टाइमिंग इंप्रूव कर सके अपनी? Actually right now I'm going to Ooty for a higher altitude training and after that I don't know how much that will help me to improve but after Asian Games I'm planning to go Kenya for training and that definitely helps me कि वहाँ की जो टेक्निक है वहाँ के जो कोचेज़ हैं they are very much well experienced उनके पास बहुत अच्छे एथलीट्स हैं लाइक दिवाबा हो गई उन्होंने जब वो वैसे इथोपिया की है जब उन्होंने इतने हाइट पे ट्रेनिंग की थी उनके जो कोचेज़ हैं और केनिया में हमारे जो इंडियन रनर्स भी गए थे 1-2 उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। सो एक उनको जो देखती हूँ उनका जो ऑफ कोर्स जो हमारा अफ्रीका साइड है वो एथलेटिक्स की दुनिया में अलग जाना जाता है इन ओलंपिक्स पर मेजॉरिटी लॉन्ग डिस्टेंस में वो जाने जाते हैं बिकॉज शॉर्ट डिस्टेंस में तो आपके करेबियन एथलीट्स आ जाते हैं तो एंड वही हमें चाहिए कि मिडिल डिस्टेंस गर्ल एथलीट को एक 5000 वाला अच्छा एथलीट चाहिए मेल जो उनका पेस है अगर मैं उनके पेस से वर्कआउट करूँ तो मेरा टारगेट डेफिनेटली वर्ल्ड रिकॉर्ड रहेगा। तो आप टोक्यो ओलंपिक के क्वालिफाई के लिए भी थोड़ा सा मतलब आप सेटबैक था एक आप नहीं क्वालिफाई किया तो कैसे उस सेटबैक से उभर के आना एंड फिर उसके बाद ही आपने नेशनल चैंपियनशिप का रिकॉर्ड तोड़ा तो वो कैसा रहता है एक एथलीट के लिए क्योंकि हमें पता है एक ओलंपिक्स इंडिया में एक वैसे तो मैं बोलूँगा लोगों को पता है कि 4 साल में लोगों को याद आती है ओलंपिक स्पोर्ट्स की तो एक एथलीट के लिए वो एक बड़े इवेंट पे जाना और फिर नहीं क्वालिफाई करना उस सेटबैक से कैसे आपने मतलब उसको उभरे एंड देन आपने अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी आने वाले इवेंट्स के लिए? दैट वाज सो हार्ड टाइम कि जब मैं रेपिटेशन में हमारा एक ट्रायल टाइप करके आ रही थी तो उसके अकॉर्डिंग आई हैड टू रन 4:02 लेकिन उस दिन अंधेरे में एक हमारे जजमेंट अलग हो जाती है पेस की हमारी पेस क्या जा रही है और मैं ग्रैंड पिक्स में 4:08 रन किया और इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर ऑल ऑफ देम मेरा कोचेज़ की मेरे पेरेंट्स के भी एज वेल। और उसके बाद थोड़े ही दिन बाद बहुत गर्मी भी थी पंजाब में पटियाला में फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर तो ट्रायल्स होने ही नहीं चाहिए थे कि कुछ साउथ साइड ट्रायल्स होने चाहिए थे इतनी गर्मी में 48 में हम ट्रायल्स दे रहे हैं 48 डिग्री में और उसी दिन अनफॉर्चुनेटली मुझे स्टमक क्रैम्प्स होने लग गए पीरियड्स हो गया उसी दिन और आई रन द वर्स्ट रेस 14 और सबको लगा कि ठीक है अभी नहीं होगा इट्स फिनिश। मेरे पेरेंट्स भी उसी टाइम पे शादी की बात भी हुई और बहुत हार्ड था तो मैंने बोला था ओके आई विल शो यू। मैंने कुछ बोला नहीं मैंने पापा को ही बोला कि ठीक है ओपन नेशनल आई एम गोना डू विनिंग रेस ओनली। तो पापा भी काफ़ी शॉक थे कि जब नेशनल रिकॉर्ड हो गया बोले तू तो बहुत ईजी लग रही थी भागते हुए तभी मैंने बोला था कि इट्स ओके स्लो हो जा बहुत गैप है। तो आई नो मैं वॉच देख रही थी मैंने बोल रखा था मिस्टर खान अभी जिनके पास मैं ट्रेनिंग करने जा रही हूँ उनको मैंने बोला था कि आप खड़े हो जाओ वहाँ पर। उन्होंने मुझे एवरी लैप मतलब एग्जैक्टली बताया और नेशनल रिकॉर्ड है। तो क्या मन में था कि नेशनल रिकॉर्ड तोड़ना है आप ये क्या सोचा था कि नेशनल रिकॉर्ड तोड़ सकती हो उससे रेस से पहले क्या आपकी टाइमिंग आ रही थी जब प्रैक्टिस कर रही होंगी परफॉर्मेंस वाज सेम और थोड़े से 1200s के रेपिटेशन थोड़े बुरे हो गए थे तो जिससे 1200 इज़ द बेसिक रेपिटेशन जिससे हम 1500 का टाइमिंग गेस करते हैं तो वो अच्छे नहीं थे इतने पर फिर भी मैं जब भी ट्रैक में जाती थी जब मैं 421 भी रन करती तब भी मेरा जब मैं ट्रैक पे जाती ये सोचती थी कि नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करना है।
तो मतलब आप दिमाग मतलब सोच के गया था कि मुझे नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करना है? ऑल टाइम। तो ये प्रैक्टिस में टाइमिंग आप 1200 मीटर टाइमिंग आप इतनी क्लॉक कर रहे थे जब प्रैक्टिस चल रही थी या कम ज्यादा थी उससे ज्यादा? प्रैक्टिस में मेरा 1200 मैंने बेस्ट किया था 312। इट मींस अगर मैं 50 सेकंड्स की भी नेक्स्ट लगाती हूँ 49 सेकंड्स की तो मेरे 402 की रेस बनती है। तो स्टिल 2 सेकंड थोड़ा सा स्लो था, मतलब अभी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश बहुत ज्यादा है जैसा आपने बोला। और ओपन नेशनल्स में हम इतना स्पीड नहीं करते हैं तो इट्स ओके टू रन 405 देयर। तो हमको पता है कि ओलंपिक्स में सबसे बड़ा इवेंट जो होता है 100 मीटर रेस होती है। आई थिंक पूरी दुनिया पागल है इसके लिए, सिर्फ इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द मोस्ट वॉच स्पोर्ट्स इवेंट अगर कोई है 100 मीटर रेस ओलंपिक्स में होती है। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बहुत हाइप है, इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा हाइप है। तो क्या आपको लगता है कि जो बाकी जो इवेंट होते हैं रनिंग के, चाहे 400 मीटर है, 800 मीटर है, हडल भी होता है, 1500 मीटर, ये काफ़ी अंडररेटेड है, इनको उतना क्रेडिट नहीं मिलता है जितना एक 100 मीटर एथलीट को मिलता है? 100 जो है ना द ग्रेट यूसेन बोल्ट ने ही उठाया है। और आई मस्ट से मतलब प्रेज नहीं कर रही हूँ अपनी, लेकिन 1500 को मैंने एक अलग फेज दिया है। मुझे देख के आज इतने लोग बोलते हैं कि दीदी हमने ना 800 से अपना इवेंट 1500 शिफ्ट कर दिया है। या हमारे कितने भी आते हैं मेरे से ये बोलते हैं कि दीदी हमने 1500 करना है, आप थोड़ा गाइड कर दो, हमने 1500 करना है। सो इट्स वेरी चेंज नाउ कि एक हमारे इंडिया में इतनी परफॉर्मेंस, इतना क्रेजीनेस नहीं था, किसी ने 1500 में पहले इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। आफ्टर 405 अरे इतने की तो लड़के नहीं रन कर रहे हैं, हमारे पंजाब स्टेट में नहीं इतने के लड़के रन कर रहे हैं। तो एक अलग सा शॉकिंग सा वेव उनको दिया और इट्स डिफरेंट नाउ। एंड जैसे हमने बोला कि सोसाइटी काफ़ी कंपैरिजन करती है, तू लड़की है, तू लड़का है, लड़की है कि घर पे रहे, शॉर्ट्स में कहाँ, मैंने ये पढ़ा है मैंने इसके बारे में। तो ये स्टेरियोटाइप आपने भी फेस किया अपने इनिशियल डेज में, या अभी भी आपका कोई कमेंट ऐसे पास में होते हैं आपको? नहीं, ऐसा मेरे पेरेंट्स ने नहीं होने दिया, उन्हें पता मेरे पेरेंट्स करते हैं, पेरेंट्स के अलावा सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने होने नहीं दिया बिकॉज ये मॉम मेरी फेस कर चुकी थी। जब मेरी मॉम शादी करके आई तो उन्होंने लोग बोलते कि अरे आपकी बहू शॉर्ट्स में भागेगी क्या, तो कच्छा पहन के, मतलब कच्छा बोलते हैं ना वो पंजाब में, कच्छा पहन के जाएगी, तो इट साउंड्स वेरी बैड। तो मेरे दादाजी ने बोला कि क्यों, मेरी बहू है कैसे भी जाएगी। तो इट वाज मतलब वो खुद एक नेशनल अवार्डी टीचर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसी इतनी बड़ी बात की, तो हैट्स ऑफ। आई थिंक फैमिली का सपोर्ट था। और उसकी वजह से जब उन्होंने एशियन गेम्स में मेडल लिया तो पूरे गांव में भी बहुत सारी लड़कियां शॉर्ट्स पहन के घूमती थी। तो वो एक होना बहुत जरूरी है। मैं हुसैन बोल्ट की बात करी, आपकी मदर की बात करी, आपके एज अ ग्रोइंग स्पोर्टिंग आइकन कौन से रहे हैं? जरूरी नहीं एथलेटिक्स में, कोई और स्पोर्ट्स में थे, तो किनको आपने देखा जिनको मुझे एटलीस्ट इनकी तरह बनना है, इनकी तरह कुछ करना है, उनके बारे में कुछ बताएंगे हमें आप? वेल ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि मेरा आइडल, मेरे जो अपकमिंग टारगेट्स है, जहाँ मैं अपने आप को फ्यूचर में देखती हूँ, दैट्स माय आइडल। आप खुद को ही अपने आप को देखते हैं? तो ये और ये स्पोर्ट्स के अलावा किसी को आप मतलब आप, मैं देख रहा था आपकी इंस्टा पे भी आपकी बहुत अच्छी फॉलोइंग है, एक फैशन क्वीन की तरह आपको लोग देखते हैं, तो किसी और को भी फॉलो करती हैं आप? मतलब क्या वो बॉलीवुड में हो या हॉलीवुड में हो या किसी का कोई म्यूजिक स्टार हो, किसी को आप देखती हैं? ऐसा नहीं? नहीं, ऐसे नहीं देखती हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा बैकअप ये भी है कि चलो मुझे इसके बाद अगर अपने आप को फिट रखना है तो कोई बहाना बोलते हैं वो चाहिए होता है। तो साइड बाय आफ्टर स्पोर्ट्स में मॉडलिंग शूट्स, फोटो शूट्स डेफिनेटली करूँगी। ठीक है, तो अब मैं एक बात कर लेते हैं हम नीरज चोपड़ा के बारे में, क्योंकि उनका गोल्ड मेडल आना टोक्यो में एथलेटिक्स का सीन बदल गया उसके बाद से इंडिया। मैंने देखा है कि मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ फेडरेशन में भी, पेरेंट्स नाउ अपने बच्चों को पुश कर रहे हैं एथलेटिक्स की तरफ। पहले वो क्रिकेट की तरफ पुश करते थे, जो एक डिजर्विंग हाइप मिली, जो क्रेडिट मिला, जो सपोर्ट मिला गवर्नमेंट से, ब्रांड से, तो कितना सिनेरियो चेंज हुआ नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल? अगर आपके लिए भी कुछ आपको दिखा है, क्योंकि मैं जैसे बाहर बात कर रहे थे, ब्रांड्स अब काफी एक्टिवेट हो चुके हैं एथलीट के साथ भी, जो इस इवेंट्स में है, एथलेटिक्स में है, पहले इतना सपोर्ट नहीं देखने को मिलता। तो इसके बारे में कितना चेंजेस आया आफ्टर नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल के बाद? इट्स ट्रू, लेकिन हम पेरेंट्स देखते हैं कि अगर बच्चा क्रिकेट कर जाएगा तो ठीक है, उसकी लाइफ बन जाएगी। अगर वो क्रिकेट एक IPL लेवल का भी करता है तब भी उसकी लाइफ बन जाएगी। तो मैं ये मेरा क्वेश्चन, मतलब ये मेरा जो हेल्प करने का है कि आपने नीरज चोपड़ा को बहुत हेल्प किया, इट्स वेरी ग्रेट, उन्होंने देश के लिए कुछ किया था, लेकिन हमें भी हेल्प उनका करना चाहिए जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। मेरा एक ओपिनियन है, मैंने चैनल में शेयर किया था कि जब नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीत के आया, मैं बहुत खुश था। मैं एक फैमिली से आता हूँ जो स्पोर्ट्स को देखती है। मेरा मानना है कि नीरज चोपड़ा को गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया ड्यूरिंग हिज प्रिपरेशन एंड ऑल, ऐसा नहीं है, सारी बेस्ट फैसिलिटीज़ उनको देने की कोशिश करी।
उनके जीतने के बाद मैं एक नंबर बोलता हूँ, मुझे नहीं पता कितना उनको प्राइज मनी मिला, अगर 40-50 करोड़ रुपए आप नीरज चोपड़ा को दे रहे हो तो कुछ मेरे हिसाब से नीरज चोपड़ा की लाइफ और वैसे ही बहुत बेटर है और बेटर हो जाएगी। मेरी ये ओपिनियन है कि इंस्टेड ऑफ जो ब्रांड्स कि अगर आप इंस्टेड ऑफ नीरज चोपड़ा को देने को 10-15 करोड़ आप अकेडमीज खोल दो, जेवलिन की नीरज चोपड़ा के नाम से ही खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो तो क्या पता हमें 10-15 नीरज चोपड़ा और मिल जाएंगे 10 साल में। अब मैंने ये देखता हूँ कि हमारे इंडिया में क्या होता है, जब कोई जीतता है या कोई हीरो बनता है, हम सिर्फ विनर्स को सपोर्ट करते हैं। इंडिया इज अ विनिंग पीपल सपोर्टिंग कंट्री। जो जीत, अगर क्रिकेट आज सपोर्ट इसलिए क्योंकि 83 में वर्ल्ड कप जीता था, अगर वही कहानी अगर लोग जीतते हम सपोर्ट करते हैं। मेरा ये ओपिनियन है कि आप नीरज चोपड़ा को दो, मैं कहता हूँ पूरे डिजर्व करते हैं, सारा प्रेज, सारा जो प्राइज मिल रहा है। बट मेरा ये ऑल्सो एक ओपिनियन है कि एकेडमी आप खोल दो, आप जिस गांव से हैं वहाँ एकेडमी खोल दो, यहाँ लग रहा है कुछ जेवलिन की खोलो, आप किसी और की मत खोलो। तो मैं ये सोचता हूँ, आपका भी ये सोचना है इस बारे में? डेफिनेटली, क्योंकि देखो जब नीरज चोपड़ा ने जूनियर वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया था तब वो पोलैंड में ही था वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर का, और वहीं पे वो ट्रेन कर रहे थे। तो वो वेदर में जाके उनको एडजस्ट नहीं करना पड़ा, वो पहले से एडजस्ट थे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो उनको मिली हैं, जो बहुत सारे एथलीट्स हैं और कईयों को नहीं मिल पाती हैं। सो डेफिनेटली अगर एक बच्चे के ऊपर भी उसका 1% भी लगेगा तो हमें बहुत इंटरनेशनल एथलीट्स विद मेडल मिल जाएंगे। तो आपने इंटरनेशनल इवेंट्स भी खेले हैं और हम फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं, फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो रही हैं। अभी भी इंडिया किस लेवल पे है? हमारी जो बेसिक एथलीट की फैसिलिटीज़ हैं और जो इंटरनेशनल फैसिलिटीज आप खेलते हैं, ट्रेन करते हैं, किस अभी मतलब लोगों को नहीं पता होता, हम लोगों को कितना कंपैरिजन, हम कितने पानी में हैं, तो क्या बताएंगे आपको? मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाह रहा, पर नॉर्मल आप अगर कंपेयर करना हो, आपने बेस्ट से बेस्ट इंटरनेशनल फैसिलिटीज भी देखी है, बेस्ट से बेस्ट इंडियन फैसिलिटीज भी देखी है, और जो आपकी स्टेट फैसिलिटी वो भी देखी है, तो अभी कहाँ हम एज अ इंडिया में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कहाँ है, किस लेवल का है अभी? लाइक अभी मुझे जैसे अभी इंजरी हुई थी तो मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में जाती थी, क्योंकि बोलते हैं वहाँ पे सबसे बेस्ट डॉक्टर बैठते हैं। तो मुझे यहाँ पर रहकर अपनी प्रैक्टिस भी मिस आउट करनी पड़ी और एक होटल में रहना वेरी अनकम्फर्टेबल। तो हमें कुछ लाइक एक स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर दिल्ली में है, एक जाकर मुंबई में है जिसे बेस्ट बोला जाता है, फिर एक साउथ में है। हर एक स्टेट में क्यों नहीं है? हमारे पटियाला में क्यों नहीं है? हरियाणा के अंदर एक पर्टिकुलर 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक होना चाहिए। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो प्लेयर्स, अगर मैं यहाँ आकर अपना मनी स्पेंड कर रही हूँ होटल्स पर, तो प्रैक्टिस के ऊपर क्या लगाऊंगी? सो कुछ छोटी छोटी सेविंग्स भी हैं जो मैटर करती हैं। अगर हमारे पंजाब में भी होता स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर तो मैं इतना दूर क्यों आती? जो मशीन्स यहाँ पड़ी हैं, क्या वो हर 4 डिस्ट्रिक्ट छोड़कर नहीं पड़ सकती हैं? सो ये चीज़ें हैं। स्पोर्ट्स को सबसे ज़्यादा मतलब इंजरी से क्योर करना सबसे ज़्यादा डेंजर, दैट इज़ इंजरी। तो उसके लिए हमें हर एक जगह पे स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर चाहिए, जो बाहर बहुत ज़्यादा है। स्पोर्ट्स साइंस भी बहुत ज़्यादा है। मैं क्योंकि जो यूरोपियन मेरे फ्रेंड्स या कलीग्स हैं, फुटबॉल में बहुत काम करते हैं उनके साथ, तो वहाँ पे बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है वो, मतलब एथलीट के जो उसका स्टैमिना कितनी, क्योंकि वो देख लेते हैं। अगर मैं आपको बताऊं स्पोर्ट्स साइंस में कि एथलीट अगर ज़्यादा थक रहा है तो मतलब उसके अंदर कोई इंजरी भी हो सकती है, अगर ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है उसको अपना इवेंट कंप्लीट करने के लिए। तो उनके पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी, अभी इंडिया उस लेवल पे नहीं पहुंचा। होपफुली मतलब नीरज चोपड़ा पुश एंड एवरीथिंग, आने वाले टाइम पे इंडिया में वो सब कुछ देखने को मिलेगा। ग्रास रूट की हम थोड़ी बात कर लेते हैं। एथलेटिक्स में ग्रास रूट का क्या अभी स्टेटस है? हम फुटबॉल बहुत कवर करते हैं तो वहाँ पे भी ग्रास रूट के बारे में बहुत बात करते हैं, बट क्या एथलेटिक्स में ग्रास रूट ट्रेनिंग अभी है कुछ या नहीं? अभी अब एथलीट अपने पे ही डिपेंडेंट, अपने पेरेंट्स पे ही सपोर्ट के लिए इनिशियली इतना नहीं है बिल्कुल। मेरा देखा जाए तो नेशनल रिकॉर्ड के बाद जो मुझे फेम, जो सपोर्ट मिला है, तो मैं इसके बाद ही ओपन हो पाई हूँ, अपना फ्री रह रही हूँ। तो मे बी ये रिकॉर्ड बहुत पहले हो जाता अगर पहले ये स्पोर्ट मिली होती। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जूनियर बच्चों को पुश करने के लिए चाहिए। कुछ मतलब एक लालच ही सही, लालच से ही करवा लो किसी बच्चे को, उसे दिखे तो सही कि आगे चलो हम अगर नेशनल में मेडल भी लेके आएंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगी। तो ये चीज़ नहीं है। बचपन में हमें मम्मी अगर कुछ बोलती थी करने को तो टॉफी दे दूंगी, तुम करोगे, तो वो तो देखो बड़ा ही नेचुरल है, क्योंकि बचपन में कोई चीज़ हैबिट बनाना बहुत ज़रूरी है। एक स्पोर्ट्स में एक सेइंग है कि अगर आप हैबिट बना लें अपने स्पोर्ट्स को, अपनी डे टू डे रूटीन में डाल लें, तो आप कभी डिफिकल्टी फेस नहीं करेंगे। तो वो चीज़ है। अभी मतलब नीरज का मेडल आया, इंडिया के ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस थी टोक्यो ओलंपिक्स में। रनिंग इवेंट्स में अगर इंडिया को आगे जाके ओलंपिक्स में अगर मेडल लाने हैं तो हमें कितने चेंजेस करने की ज़रूरत है?
अपने इकोसिस्टम में, अपने ग्रास रूट में, अपने ट्रेनिंग रिजीम में, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में। गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है कि कई लोग बोलते हैं सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं करती। मैं इनिशियली अंदर से देखा हूँ चीज़ों को, प्रोग्राम्स बहुत हैं पर वो प्रोग्राम्स एथलीट्स तक नहीं पहुँचते हैं। तो वो इन चीज़ों में कितना चेंज करने की जरूरत है, मतलब हमारे इकोसिस्टम और हमारी गवर्नमेंट को और ओवरऑल जो स्पोर्ट्स फेडरेशन उनको। सर कहीं ना कहीं एक्चुअली हमारे एथलीट्स भी ऐसे हैं जो अपने कोच को छोड़कर खुश नहीं हैं। तो गवर्नमेंट तो कोचिज़ लेके आ रही है, अगर नए नए कोचिज़ लेके आ रही हैं, तो अगर मुझे लगा कि भाटिया सर ने मेरा इम्प्रूवमेंट इतना करवा दिया, ओके। अभी मैं एक टेनिस की वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब वर्ल्ड चैम्पियन लड़की है, उसकी एग्जांपल दूँ तो उसने अपने कोच को बोला हो कि कोच थैंक यू फॉर बीइंग विद मी फ्रॉम दिस फार। उसके बाद आई हैव टू लीव नाउ, कि उसके बाद उन्होंने अनदर कोच देखा जो उससे भी ज़्यादा कुछ, जो वो कोच नहीं सिखा पाया वो कोच सिखाएगा। सो ये कुछ बेसिक थिंग्स हैं कि जो हमें छोड़नी चाहिए, और गवर्नमेंट के साथ भी बाहर ऐसा होता है कि बहुत इजीली लोग बुरा नहीं मानते इस बात का कि हाँ ठीक है, वी आर मूविंग ऑन, वी विश यू ऑल द बेस्ट, एंड यू नो आगे दोनों पार्टीज मूव ऑन करती है। पर इंडिया में थोड़ा ईगो बैटल हो जाती है, ये फेडरेशंस में भी है, ये कोचेस में भी है, ये मैंने देखा है, ये हर जगह क्यों ना तूने कैसे मुझे बोल दिया कि मुझे नहीं चाहिए जरूरत है। प्रैक्टिकल इन दिस फील्ड, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है, इमोशनली अटैच होना कोच के साथ इज नॉट गुड थिंग। इट्स ओके, आपको किसी ने किस लेवल पे उसने बनाया है, रिस्पेक्ट डन, लेकिन इमोशनली अटैच होना इज नॉट गुड इवन फॉर योर फ्यूचर। और आपके क्या फ्यूचर गोल्स है? फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो आप मेजर, आप शॉर्ट टर्म गोल क्या है और लॉन्ग टर्म गोल क्या है आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल रिसेंट वाला कॉमनवेल्थ एंड एशियन गेम्स, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अनफॉर्चुनेटली मिस हो गया मेरा क्योंकि बिकॉज ऑफ इंजरी। और उसके बाद ओलंपिक्स, तो मेरी कंपनी सपोर्टिंग मी अ लॉट, मेडल हंट, और हम ट्राई कर रहे हैं केन्या जाने की और वहाँ पर जाकर पोडियम फिनिश रेस के लिए ओलंपिक्स में। तो आपने मेडल हंट के ऊपर टच किया, इंग्लैंड मेडल हंट इनकी जो एजेंसी है, जो इनकी फिटनेस वगैरह हर चीज़, ब्रांड डील्स वगैरह करती हैं, तो ये कितना डिफरेंस है? पहले आप खुद ही सब कुछ कर रही थी, अब आपके पास कुछ एक मैनेजर है जो आपकी चीज़ें प्लान आउट करता है, तो कितना हेल्प मिलता है एक एथलीट को कि एक अच्छा सपोर्ट जो बैकरूम टीम है उसका अच्छी हो, कोचेस के अलावा जो ये दूसरी टीम है जो बाकी चीज़ें मैनेज कर रही हैं, आपका ट्रेनिंग रिजीम, आपका शेड्यूल, आपकी इंजरी का जो प्रोग्रेस है, डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड ऑल, तो आपको इसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। तो कितना हेल्प मिलता है एक एथलीट को अगर ऐसी एजेंसीज को अर्ली लेवल पे सपोर्ट करना अगर उसको मिल जाए तो? अभी जैसे मैं केन्या की बात कर रही थी, मैंने 2 टाइम प्लान ड्रॉप आउट इसलिए हुआ, मुझे वहाँ पे स्टे का इशू हो रहा था कि कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, कौन सब कुछ उधर जाके देखेगा। तो अभी मैंने सिर्फ करण सर को बोला है, मेडल हंट के जो, कि सर मुझे केन्या करके जाना, तो दे सर कि बस मुझे डिटेल्स दे दो, सब कुछ हम अरेंज करके देंगे आपको। सो बहुत बड़ा हेडेक था ये, जो उन्होंने ऑफ कोर्स सॉल्व कर दिया है। एंड अगर हम फाइनेंशियली आए तो बहुत सारी डील्स लेके आए हैं वो। मुझे कभी कभी होता था कि यार पेरेंट्स से फिर से बोलना है कि पापा डाल दो, हाँ डाल दो पैसे, ये हार्ड लगता है क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि हम एज़ कम्पेयर टू अनदर एथलीट जो बाहर रहते हैं, उन्हें अपने पेरेंट्स से मांगना नहीं पड़ता है। हमारी कंट्री तो वैसे ही बहुत महंगी है, हमारा स्पाइक्स शूज़ ले लो 20,000 टच कर रहा है एक शू, और स्पाइक्स भी हमारे 20,000 टच कर रहे हैं। सो इट्स वेरी हार्ड अपने पेरेंट्स को बार बार इस चीज़ के लिए बोलना। एक सप्लीमेंट पे चले जाओ तो 10,000 के तो हमारे सप्लीमेंट्स हो जाता है, एक बॉक्स जो 30 डेज भी नहीं चलता है। तो क्रिकेट में सैलरीज होती हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर की, फुटबॉल में हम देखते हैं क्लब्स फुटबॉल में होते हैं, वो पे करते हैं एथलीट्स को। इंडिया में इस टाइम पे 20-20 साल के फुटबॉलर जो साल का 2-2.5 करोड़ रुपए कमाते हैं। बाकी स्पोर्ट्स में सैलरी सिस्टम कुछ है नहीं, फेडरेशन कुछ पे करती है आपको अगर आप नेशनल खेले हो, कुछ है या कुछ नहीं है? वो डेली अलाउंस जो मिलता है, डीए की तो बात हम करेंगे नहीं, बहुत ही दैट्स मतलब वो इग्नोर ही करते तो ज़्यादा बेटर है। वो ड्रिंक्स, पानी बोतल आप खरीद पाओगे, अब उससे इतना डीए मिलता है, तो कोई सैलरी सिस्टम कुछ नहीं है एथलीट्स के लिए। टॉप्स है, लेकिन उसके लिए कैंप ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर प्लेयर का मन नहीं है कि हमें इस कोच के पास नहीं करना, लाइक अभी कैंप में जैसे रेनू मैम है, मैंने उनके पास कर रखा है, तो मेरा इंप्रूवमेंट नहीं था, तो व्हाई आई शुड ज्वाइन देयर। तो वो चीज़ के लिए बोलते हैं कि अगर आपको टॉप्स में जाना है तो यू हैव टू कम एंड ज्वाइन द कैंप। टॉप्स तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, साई की स्कीम है, बट फेडरेशन कुछ नहीं है, मतलब सैलरी सिस्टम कुछ नहीं है, मतलब आप सैलरी सिस्टम नहीं है, मतलब आप आपने पे ही, आपने मेडल जीता कोई, पर अपने खर्चे डेली खुद ही निकालने हैं आपको। क्या होता है कि फेडरेशन हमें कैंप में लेके आती है, उसमें हमारे कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, हमें फॉर्म फिल करवाते हैं कि आप इतने सप्लीमेंट्स लिख सकते हो इतने बजट के, और हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और कुछ डीए, तो मैं डीए की बात नहीं करना चाहूँगा, मुझे पता है कितना डीए मिलता है, तो वो कैमरे पे बात करने की कोई जरूरत नहीं है।
आई थिंक ये बहुत जरूरी है, जैसा आपने बोला, अगर एथलीट को एज अ करियर ऑप्शन देखना है किसी भी स्पोर्ट्स को, तो एक वायबल ऑप्शन होना चाहिए सैलरी का, कि आप मंथली आपको एक आपके अकाउंट में सैलरी, सो आप यू आर नॉट वरीड कि मुझे अगले महीने का अगर मुझे फॉर एग्जांपल बॉम्बे में भी ट्रेन करना है, तो यू शुड एबल टू अफोर्ड आप फैसिलिटीज रहने के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो आई थिंक वो चेंज हो रहा है। जैसे मैंने फुटबॉल का एग्जांपल मैंने आपको दिया कि एक 20 साल के फुटबॉलर को 2.5 करोड़ मिलना बहुत बड़ी बात थी इंडियन फुटबॉल में, तो धीरे धीरे फुटबॉल को लोग ऐसा करियर देख रहे हैं। एंड आई थिंक मैं ये मानता हूँ कि ओलंपिक्स की हाइप के अलावा जब तक कि हम एथलीट के लिए एक रिलायबल करियर ऑप्शन नहीं देंगे कि उसको मंथली कुछ सैलरी मिले, ताकि वो डिपेंडेंट नहीं है अदर जॉब्स के ऊपर, उसको सरकारी नौकरी ढूंढने की टेंशन नहीं होनी चाहिए। अभी मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोग मार्केट मतलब इंडियन स्पोर्ट्स में पूरी जैक लगाते हैं कि हम बस एशियन गेम्स पहुंच जाएं ताकि हम सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो वो आई थिंक वो एक स्टीरियोटाइप खत्म होना चाहिए मेरे हिसाब से, एंड इसके स्पोर्ट्स ही आपका एक ऐसा इनकम सोर्स होना चाहिए, ना कि आपको सेकेंडरी जॉब देखनी पड़े। तो आई थिंक ये हो जाए तो काफी बेनिफिट मिलेगा एथलीट्स को बहुत ज्यादा, क्योंकि वो शादी की बात हुई थी ना पहले, की शादी बर्बाद कर देती है, तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब बर्बाद कर देती है। हमें ज्वाइनिंग करना है, उसकी ट्रेनिंग करनी है, 9th मंथ ट्रेनिंग चलती है, तो परफॉर्मेंस तो बिल्कुल ज़ीरो होगी। फिर बेसिक से सब बोलते हैं छोड़ो यार जॉब मिल गई। सो अगर ये चीज़ एथलीट को इतनी जल्दी फेस ना करनी पड़े, तो एट लास्ट हमें गवर्नमेंट से भी इतना सिक्योर होना चाहिए कि ठीक है आप कर लो, हम एट लास्ट अगर कोई नेशनल प्लेयर है हम उन्हें जॉब दे देंगे। कोई मैसेज है इंडियन स्पोर्ट्स फैन के लिए आपके पास? या प्लीज़ अपना स्पोर्ट्स, एक्चुअली ये मैसेज मेरा गवर्नमेंट के लिए होगा कि हमारे एथलीट्स को आप प्लीज़ ख़त्म मत होने दें। वी नीड मोर इंजरी सेंटर्स। प्लेयर्स कोई छोटा टारगेट के साथ नहीं आता है ग्राउंड में। सर आई एम शेयरिंग वेरी ऑनेस्टली विद यू कि जब भी कोई प्लेयर ग्राउंड में आता है तो छोटे से छोटा प्लेयर, गरीब से गरीब प्लेयर ये सपना लेके आता है कि मुझे ओलंपिक्स तक पहुंचना है, लेकिन उन्हें गिव अप करना पड़ता है कि उन्हें पता है अब जॉब नहीं पकड़ी तो शायद नहीं मिलेगी। तो हमें इतना सिक्योर कर दो कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ओलंपिक मेडल्स आ जाएं। मेरे हिसाब से वो सैलरी वाला सिस्टम आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट को, फेडरेशन को सोचना चाहिए कि अगर जो आपके एथलीट्स हैं जो एक बार नेशनल चैंपियनशिप में आके अच्छा कर जाते हैं, उनका पेंशन कुछ होती है बट वो बहुत ही अगेन वो अमाउंट इतना छोटा होता है कि उसके बारे में बात करने का सेंस नहीं बनता। बट जैसे क्रिकेट में बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है नो, तो आई थिंक आई एम श्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकती है जो उनके मेजर एथलीटों को ए में, बी में, 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अपकमिंग एथलीट को सी में डाल सकते हैं, उनको महीने साल का एक फिक्स अमाउंट आप दीजिए, जिससे उन एथलीट्स को सोचना ना पड़े कि अपनी डे टू डे लाइफ कैसे चलाएं। अगर उनको दिल्ली रहना है, किस होटल में रहना है, तो इतनी टेंशन ना हो, उनके पास एक फाइनेंशियली बैकअप हो, अपने पेरेंट्स के ऊपर या किसी के ऊपर इतने डिपेंडेंट ना हो। तो हरमिलन आपका थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। एंड मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ, ये पहला एपिसोड था ये इंडियन ओलंपिक ड्रीम सेगमेंट का, हमारा जो सीरीज आ रही है इसमें बहुत सारे एथलीट्स आने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे चैनल में, आप सब्सक्राइब करिए खेलना हूँ टीवी को, और इस वीडियो को अगर अब तक आप देख रहे हैं, आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए। हम मिलेंगे आपको आने वाले किसी और वीडियो में इसी चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।